हेलो एवरीवन, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स या फिर इनहेरिटेड ह्यूमन डिसऑर्डर्स, जो एक पर्टिकुलरली एक जीन की वजह से होता है। जीन में कोई ऑल्ट्रेशन या उसमें चेंजेस आ जाते हैं या उसमें कोई डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से अगर कोई डिज़ीज़ कॉज होता है तब हम उसे कहते हैं इनहेरिटेड डिज़ीज़। इनहेरिटेड इसलिए क्योंकि यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या ट्रांसमिट होता है। तो कुछ जो डिज़ीज़ रहते हैं वो जेनेटिक होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो रहता है वो एक ऐसा एबनॉर्मलिटी है, ऐसा इलनेस कॉज करता है जो कि जो जीनोम में प्रेजेंट किसी भी एक सिंगल जीन या सिंगल बेस पेयर में अगर कहीं पर भी चेंजेस आ जाते हैं, ऑल्ट्रेशन आ जाते हैं, उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और यह जो जेनेटिक डिसऑर्डर है यह या तो बाय बर्थ यह डिसऑर्डर होते हैं या फिर एक एज के बाद में आ जाते हैं, या किसी भी एज में अगर म्यूटेशन आ जाता है या कोई भी जीन में चेंजेस आ जाते हैं तब वहाँ पर यह डिसऑर्डर्स होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए अगर जीन्स में डिसऑर्डर आ रहे हैं मतलब कि यह जेनेटिक होते हैं, इनहेरिटेड रहते हैं, हेरिटेबल रहते हैं। तो कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं वो क्वाइट रेयर होते हैं। एक पर्सन मतलब कि सेवरल थाउजेंड या मिलियंस में से किसी एक पर्सन को ही होता है। लेकिन कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं वो हेरिटेबल रहता है, मतलब कि अगर एक जनरेशन में है तो वो ये पता चलता है या ये फिक्स्ड है कि ये श्योर है कि अगर वो एक जनरेशन में है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी उसके आने के चांसेस रहेंगे, और वो होता ही है। तो नॉन हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देखेंगे तो वो म्यूटेशन के कारण पे होता है। और ये जो होते हैं अगर हेरिटेबल देखोगे द डिफेक्ट विल ओनली बी हेरिटेबल इफ़ जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स इन द जर्म लाइन। अगर जर्म लाइन मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन अगर हमें दिख रहा है और वो पूरे जनरेशन की जीन्स में वो प्रेजेंट रहता है तब वो हेरिटेबल रहते हैं, और हेरिटेबल जीन ऑर्डर्स उसे हम कहते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की स्टडी किया था 1866 में। देन उनकी इस स्टडी से एग्री हुए थे, उनको फेवर किया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जिन्होंने डीएनए मॉडल की डिस्कवरी की थी। इन जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है उन्होंने मतलब इस स्टडी में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस को ज़्यादा प्राथमिकता दिया। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि मॉरिस वॉकिंस, रोजालिंड फ्रैंकलिन और वॉटसन एंड क्रिक के फेवर में थे, और उन्होंने इस जो थ्योरी है जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स की जो थ्योरी है उस पर फेवर किया और उससे एग्री हुए। ये बात है 1950 की। यहाँ पर एक और साइंटिस्ट हैं आर्थर कॉरनबर्ग करके, उन्होंने डीएनए को प्रोड्यूस किया था एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब उन्होंने इन विट्रो डीएनए का प्रोडक्शन किया था, और वो भी 1957 में। और इन्होंने ही जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी 1966 में। 1983 में बारबरा मैकक्लिंटन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जीन्स आर एबल टू चेंज पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम में अगर कोई जीन्स प्रेजेंट है तो वो अपने पोजीशन को चेंज करने की एबिलिटी वो रखता है, ऐसा बारबरा मैकक्लिंटन का कहना था। फिर फॉर्मर मतलब कि लेट 1980s में एक इंटरनेशनल टीम की जो साइंटिस्ट थी उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने ह्यूमन जीनोम मैपिंग का स्टडी किया या उसका वर्क को स्टार्ट किया था। 1990 में जीन थेरेपी जो हुई थी वो फर्स्ट पेशेंट में इस थेरेपी का यूज़ किया था 1990 में। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो 3 प्रकार या 3 कैटेगरीज के इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हमें दिखेंगे। एक होता है सिंगल जीन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक होता है मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर। तो पहले हम अगर सिंगल जीन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो यह डीएनए एक सिंगल जीन्स में अगर डीएनए जो सीक्वेंसेस जो रहते हैं उसके सिंगल बेस में या बेस पेयर्स में अगर कोई भी चेंजेस या म्यूटेशन इन्वॉल्व होते हैं तब उस डिसऑर्डर को हम सिंगल जीन डिसऑर्डर कहते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो प्रोटीन का जो जीन कोड जो रहता है वो या तो ऑल्टर रहेगा, या तो उसमें एडिशन होता है या फिर उसमें मिसिंग होता है। तो सिंगल जीन मतलब कि या तो उसमें एक बेस या एक जीन का उसमें एडिशन हो जाएगा या एक जीन का उसमें
डिलीशन हो जाता है। और सिंगल जीन डिफेक्ट से ओवर 4000 ह्यूमन जो रहते हैं वो इस डिज़ीज़ से कॉज होते हैं। मतलब कि सिंगल जीन डिफेक्ट से 4000 ऐसे डिजीज़ हैं जो ह्यूमन डिजीज़ होते हैं और उन्हें कॉज कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कुछ मेन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैलेक्टोसेमिया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी, सिकल सेल्स डिजीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़, फिनाइल कैटोन्यूरिमिया डिजीज़ एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम नंबर 7 में एक जीन प्रेजेंट रहता है। उसको वो करता है, यह जो जीन जो रहता है मतलब CFTR करके एक जीन होता है जो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। वहाँ पर एक जीन्स ऐसा प्रेजेंस होता है जब मतलब क्रोमोसोम नंबर 7 पर। तो जब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर होता है तो यह सिस्टिक फाइब्रोसिस जो जीन रहता है उससे रिसेप्टर में जा करके उस पर बाइंड कर लेता है और एक पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ कॉज करता है। जब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं तो वह पर्सन के रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। यह जो क्रोमोसोम नंबर 7 पर यह जो जीन CFTR जो जीन प्रेजेंट रहता है वो सॉल्ट अपटेक, सेल्स में सॉल्ट अपटेक का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनमें सॉल्ट्स का मिनिमम या ऑप्टिमम बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही यह जीन आता है उसमें या CFTR जो रहता है उससे बाइंड अप कर लेता है जीन को, जब वो डिफेक्ट कर देता है तब वहाँ पे सॉल्ट अपटेक की जगह वहाँ पे एक थिक स्टिकी म्यूकस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और वो म्यूकस जो रूट्स जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। और इन अ वे जो सॉल्ट अपटेक्स जो होते हैं तो वह लंग्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो म्यूकस जो रहते हैं वो लंग्स में क्लॉक्स की तरह प्रेजेंट हो जाते हैं और बैक्टीरिया का उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो सॉल्ट का अपटेक रुकता है, सॉल्ट अपटेक उसमें नहीं होता है और म्यूकस की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इन अ वे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इस तरीके से डैमेज कर देते हैं। जो म्यूकस जो रहता है वो पैंक्रियास का जो डक्ट रहता है उसे भी ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रहते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से जो डिसऑर्डर से जो भी पर्सन कॉज हुआ रहता है, डिजीज हुआ रहता है, उसका रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव जो सिस्टम रहता है बहुत ही वीक रहता है। नेक्स्ट है गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया जो रहता है यह होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं GALT। तो यह जो सिंगल जीन डिसऑर्डर रहता है यह इस जीन को क्या कर देता है, डिफेक्ट कर देता है, उसे चेंज कर देता है और उसकी वजह से वहाँ पर यह जो गाल्ट जो जीन रहता है वो क्या काम करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मतलब लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और उसके ब्रेकडाउन के लिए यह काम करता है। तो इन अ वे शरीर में जो ग्लूकोज जो लेवल जो बैलेंस्ड रहता है उसको वो मेंटेन ना हो करके, क्योंकि यह जो जीन रहता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए वहाँ पर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो ब्रेक हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो बॉडी जो रहती है वो टॉक्सिक केमिकल्स का बिल्डअप करने लग जाती है और वहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशन या ये जो मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इन अ वे यहाँ पर एक जो पर्सन रहता है उसे गैलेक्टोसेमिया डिजीज़ कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम SCID। तो एक्स क्रोमोसोम या 10th क्रोमोसोम नंबर 10 पर एक जीन प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं SCID-X1 जीन। तो यहाँ पर म्यूटेशन कॉज होता है, इसके जो जीन रहता है सिंगल जीन में यहाँ पे डिफेक्ट या फिर चेंजेस आ जाते हैं और ये जो होते हैं यह इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को या वीक कर देते हैं। कैसे वीक करते हैं, इस जीन में जो SCID-X1 जो जीन होता है उसमें एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, IL-2 इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। ये इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर जो होते हैं यह इम्यून सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं और ये जो सेल्स जो रहते हैं या ये जो रिसेप्टर होते हैं वो जो T सेल्स और जो B सेल्स होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करते हैं
जैसे ही ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं बी और टी सेल्स, तो ये बॉडी के इम्यून पावर को, इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन जैसे ही इस जीन में यह डिफेक्ट हुआ, इस जीन में डिफेक्शन के कारण से इंटरल्यूकिन 2 जो रिसेप्टर रहता है वो ब्लॉक हो जाता है, बी और टी सेल्स में आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए यह इम्यून सेल्स को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और इन अ वे इम्यूनिटी को यह ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन जो होता है वो वीक हो जाता है और वो फाइट नहीं कर पाता। तो इसमें जो इन्फेक्शंस इंक्लूड होते हैं वो होता है निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, मेनिंगाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन और सेप्सिस, ब्लड इन्फेक्शन। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ आप सभी जानते हैं कि यह एक प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है उस प्रोटीन को रिप्लेस करके उसका जो रिप्लेसमेंट होता है उसकी वजह से ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को यह इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो आरबीसीज़ में जो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहते हैं तो इस हीमोग्लोबिन को इफेक्ट कर देते हैं, इसलिए आरबीसीज जो रहते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और क्रोमोसोम नंबर 11 पर यह प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जीन प्रोटीन रहता है जिसका ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं और हीमोग्लोबिन को डिफेक्ट कर देते हैं। इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स उतना नहीं बन पाता है और ये स्फेरिकल शेप से ये कॉनकेव शेप में या कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड सेल और ये सिकल सेल ब्लड सेल। इसमें ये ब्लड कैपिलरीज ब्लड्स जो हैं आरबीसीज वो कैपिलरीज़ में स्मूथली ये एक जगह से या दूसरी जगह से या उस रूट में स्मूथली ये पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैपिलरी में जा कर के ये ब्लॉक हो जाते हैं सिकल शेप्ड सेल। इसकी वजह से इसमें सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और जो पेशेंट जो सिकलिंग से जो कॉज्ड रहते हैं उनमें ब्लड की कमी हो जाती है। ये एक रेयरेस्ट डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं फाइब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिव डिजीज़ FOP। अगर ये डिजीज़ किसी को होता है तो हम उसे स्टोन पर्सन या स्टोन मैन कहते हैं। तो अगर यह डिज़ीज़ या ये सिंड्रोम होता है, ये एक प्रकार से जेनेटिक डिजीज़ है, बहुत रेयर होता है, लेकिन इसका जो मसल्स जो होते हैं या जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो आपस में चिपक करके एक बोन का स्ट्रक्चर में आ जाते हैं टोटली, या बोन इनमें फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये थे बात सिंगल जीन डिसऑर्डर की। नेक्स्ट बात करें क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर की। इस डिसऑर्डर में जो होता है जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है उसमें अल्टरेशन आता है, या तो उसमें क्रोमोसोमल पार्ट्स जो रहते हैं वो मिसिंग होंगे, या फिर क्रोमोसोमल पार्ट्स का डुप्लीकेशन हो जाता है, या फिर उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, तब फिर हम इसे कहते हैं क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके 2 टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जिसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर में अगर अल्टरेशन आता है तब हम उससे कहते हैं न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़, और उससे होने वाले जो एबनॉर्मेलिटीज़ रहती है वो होते हैं मोनोसोमी, ट्राइसोमी, या जिसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ जिसमें क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्टरेशन आता है, उसमें डिफेक्टनेस आता है, तब हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। जैसे एग्जांपल है क्राइडू कैट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्राइडू कैट सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर जो 5 जो रहता है उसका जो शॉर्ट आर्म जो रहता है वो डिलीट हो जाता है, मतलब उसका जो शॉर्ट जो पोर्शन रहता है वो लॉस हो जाता है। उसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटीज़ आती है या उसकी वजह से कोई पर्सन में अगर कोई डिफेक्ट आता है तब हम उसे क्राइडो कैट सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें जो पर्सन का जो लैरिंग्स जो होता है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और एक तरह से इन अ वॉइस अगर हम देखें तो वो एकदम स्मॉल चिल्ड्रन या एकदम छोटे से बच्चे लोगों की तरह उनका वॉइस हो जाता है। लैरिंग सिस्टम को या डिफेक्ट करता है, उनको डेवलप अच्छे से नहीं होने देता है। बेबीज़ अगर जो क्राइडो कैट से जो यूजुअली जो रहते हैं वो बाय बर्थ से उनका जो हाइट जो रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है, उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनका जो लैरिंग्स जो रहता है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है।
तो ये थे क्राइडो कैट सिंड्रोम। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21, क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर में अल्ट्रेशन हो जाता है और 46 की जगह वहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो अगर इसमें जब डुप्लीकेशन होता है, इसमें क्रोमोसोम अगर डुप्लीकेशन होता है तो 2 की जगह यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें जीन्स जो रहते हैं वो उसकी 3 कॉपीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, तो इसमें प्रोटीन्स जो रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बन जाते हैं। तो प्रोटीन्स का जो ज़्यादा बनना भी एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को लीड करता है। जो भी पर्सन अगर डाउन सिंड्रोम से अगर ग्रसित रहता है या डिजीज़ रहता है तो उसका कुछ फीचर्स या सिम्टम्स इस तरीके से हैं। उसका जो फेस जो रहता है वो फ्लैट हो जाता है, उसका नोज़ जो रहता है वो ब्रॉड रहता है, ईयर्स जो रहते हैं वो एबनॉर्मल शेप के रहते हैं और उनके टंग्स जो रहते हैं लार्ज होते हैं। उनकी जो आइज़ रहती है वो अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर चले जाते हैं और कॉर्नर्स में उनके स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम से जो भी इससे ग्रसित रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही रिस्क रहता है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स का, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया मतलब कि ब्लड कैंसर, हार्ट डिफेक्ट्स, हियरिंग लॉस, हाइपोथायरॉयडिज्म और आई एबनॉर्मलिटीज़। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी क्योर नहीं है, सिर्फ फिजिकल थेरेपी या स्पीच थेरेपी के थ्रू इस डिसऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स में एक जो XY जो मतलब जो मेल का जो क्रोमोसोम रहता है 46, जिसे हम XY से डिनोट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है एक X क्रोम का एडिशन हो जाता है। तो वहाँ पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें जो लास्ट XY के साथ में एक ट्रिपल मतलब एक X और जुड़ जाते हैं। तो मोस्टली इंडिविजुअल्स में यहाँ पर अगर क्रोमोसोम्स देखें तो XXY क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम XXY क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो यह नॉन डिस्जंक्शन होता है। नॉन डिस्जंक्शन मतलब कि जब जो सेक्स क्रोमोसोम्स का जो पेयर रहता है वो आपस में सेपरेट नहीं हो पाता या फेल हो जाता है, तब हम उसे नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। तो इसकी वजह से यह टिपिकली मेल में ही होता है, तो यह सेक्सुअल डेवलपमेंट को हाईली इन्फ्लुएंस करता है। उसमें जो टेस्टिस जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स रहते हैं उनका जो लेवल जो रहता है वो रिड्यूस हो जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिक्रीट नहीं हो पाते हैं। और जो मैन रहते हैं वो मेडिकल हेल्प को सीख कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि इनमें जो स्पर्म जो प्रोडक्शन रहता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड रहते हैं और ज़्यादा उनमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इनका जो अगर फेशियल या बॉडी हेयर देखिए तो इनका ग्रोथ नहीं होता है और इनके जो कुछ जो टिश्यूज़ जो रहते हैं उनका भी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो X क्रोमोसोम्स जो होता है उसका मिसिंग हो जाता है। तो यह सिंड्रोम से अगर कोई पेशेंट अगर इससे होता है तो वो उसमें फीमेल्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं और फीमेल्स की तरह उसका वॉइस आ जाता है, कुछ टेक्सचर्स उसमें देखने को मिलते हैं और उनका जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। विलियम सिंड्रोम ये एक ऐसा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जो बच्चा जो होता है उसके डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है, उसके फिज़िकल अपीयरेंस और उसके डेवलपमेंट को यह अफेक्ट करता है। तो यह जो विलियम सिंड्रोम है यह क्रोमोसोम नंबर 7 पर होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम को यह हटा देता है, रिमूव कर देता है। एक और होता है जिसे हम कह रहे हैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में जो पेशेंट्स जो होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एक होता है मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर लास्ट। इसमें मल्टीपल जीन्स के वेरिएशन उनमें चेंजेस हैं, उनमें डिफेक्ट्स होने के कारण पे इन्हें मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ेस कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल है इसका अल्जाइमर डिजीज़ या ओवेरियन कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज़, ये सब मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है। अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है वो ब्रेन फंक्शन को इफ़ेक्ट कर देता है और इससे जो पर्सन जो होता है वो मेमोरी लॉस या लैंग्वेज लॉस से यह
डील करता है। तो क्रोमोसोम नंबर 19 पर एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं ApoE4 जीन। ApoE4 जीन में अगर म्यूटेंट हो जाता है या फिर अगर उसमें डिफेक्ट आते हैं या चेंजेस आ जाते हैं, तब फिर एक पर्सन को अल्जाइमर डिजीज़ कॉज करता है। तो ये थे इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज़ेस के कुछ डिटेलिंग्स, और आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एवरीवन।